गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण समझा दिया था। वो कुछ इस तरीके से थे। पहला समीकरण तो आपका था h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, एक ये समीकरण था। एक था हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये था। और एक था v नॉट बराबर h अपॉन e न्यू माइनस h अपॉन e न्यू नॉट। अब हम ये देखना चाहेंगे कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस तरह से समझाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चार है ये पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए, हमने आपसे कहा था कि प्रयोग से ये मिला था कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देख लीजिए, हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट है, यानी हाफ mv स्क्वायर जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। तो आपतित मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। दूसरी बात, अगर आपकी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। हम उल्टा मान के चलते हैं। मान लीजिए आपके द्वारा लगाई गई, आपके द्वारा जो प्रकाश आपतित हुआ उसकी आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति से, आपने जो आवृत्ति डाली है उसका मान दहलीय आवृत्ति से क्या है? कम है। अगर आप ऐसा करेंगे, यानी कि न्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन है न्यू नॉट से, अगर ऐसा करेंगे इस समीकरण में देखिए, यहाँ ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। और आपको पता है गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। इस पॉइंट को दोबारा समझा रहे हैं। देखिए, हमने कहा था कि प्रयोग में हमको ये मिला था कि हमारे द्वारा जो प्रकाश आपतित होता है उसकी आवृत्ति या तो दहलीय आवृत्ति के बराबर हो या दहलीय आवृत्ति से अधिक हो। हम उल्टा कह रहे हैं कि हमारे द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो दहलीय आवृत्ति से कम है। अगर दहलीय आवृत्ति से कम है तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, और गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी। ठीक है, अब तीसरा देखिए। तीसरा पॉइंट ये था कि आइंस्टीन ने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की, एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया होती है, मतलब 1-to-1 रिएक्शन होती है। हमने ये बता ही दिया था कि प्रकाश किसके रूप में आता है? फोटॉन के रूप में आता है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि भैया एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया होती है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। जब एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को, जिसे लेकर वो धातु की सतह से बाहर आ जाता है। और इस प्रक्रिया में कोई समय पश्चाता नहीं होती। जैसे हम कल कह रहे थे आपको कि भाई हम धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से अवशोषित करके भीतर से पृष्ठ तक आएगा, फिर पृष्ठ के बाहर आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है था। एक फोटॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एक फोटॉन से क्रिया होती है, और जब ऐसा होता है तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाती है? उसको स्थानांतरित हो जाती है। और जब ऐसा करते सारी ऊर्जा उसको चली जाती है तो फिर उसे ग्रहण करके वो धातु की सतह से बाहर आ जाता है। और इस प्रक्रिया में कोई भी समय पश्चात यानी टाइम लैग नहीं होता। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए, हमने कहा था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है प्रकाश विद्युत धारा, यानी तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर एक्चुअलिटी में फोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रकाश की अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और जब फोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा फोटॉन अगर ज्यादा धातु की सतह से क्रिया करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो क्लियर है क्या कि अगर हम आपके प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, फोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मुक्त होंगे। तो कह सकते हैं कि ये फोटॉन के आपके प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है प्रकाश विद्युत धारा। तो ये चार स्पष्टीकरण हैं, और इसी तरीके से हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव समाप्त होता है। हमने कहा था ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग था प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और दूसरा है द्रव्य तरंगें। तो आइए अब हम द्रव्य तरंगों को डिस्कस करते हैं।
द्रव्य तरंगें क्या होती हैं सुन लीजिए। देखिए डी ब्रॉगली के नियम है, एक्चुअली में इसमें डी ब्रॉगली का नियम देखिए, डी ब्रॉगली का नियम क्या कहता है। डी ब्रॉगली के अनुसार हर एक गतिमान कण से संबंधित तरंग होती है। डी ब्रॉगली के नियम के अनुसार अगर कोई कण गति कर रहा है यानी प्रत्येक गतिमान कण से संबंधित क्या होती है, तरंग होती है, जिसको नाम दिया गया है द्रव्य तरंग। कोई भी कण जो गति कर रहा है उससे संबंधित क्या होती है, तरंग होती है, जिसको नाम क्या दिया गया है, द्रव्य तरंग। तो आप सोच रहे होंगे क्या सर हमसे भी संबंधित तरंग होती है क्या? बिल्कुल हमसे भी संबंधित तरंग होती है। अगर हम गति करेंगे तो हमसे भी संबंधित तरंग होगी, लेकिन हमारा द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से तरंग दैर्ध्य कम होती है बहुत ज्यादा। इसलिए डी ब्रॉगली का जो नियम है वो केवल वही परीक्षित होगा जहां कणों का द्रव्यमान बहुत कम हो। और डी ब्रॉगली के अनुसार हर एक गतिमान कण से संबंध होती है और द्रव की जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, वो संवेग के कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p और लैम्डा बराबर आएगा h/p। लैम्डा बराबर h/p और p बराबर हो जाएगा mp और लैम्डा बराबर आएगा h/mv। मतलब जिस कण का संवेग जितना ज्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी कम। देखिए द्रव्यमान ज्यादा होता है हमारा, इसलिए तरंग दैर्ध्य बहुत कम आती है। तो हमसे संबंधित तरंग दैर्ध्य निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। यानी ये ऐसे कणों के लिए काम किया जाता है जिनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। अब बहुत कम द्रव्यमान कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा कण हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ, इनसे संबंधित। ठीक है। और देखिए इसमें आगे वैसे तो ये है नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं आपको एक एडिशनल के रूप में करा रहा हूं। हम डी ब्रॉगली के सिद्धांत को सिद्ध भी कर सकते हैं, है नहीं अपने सिलेबस में, बट फिर भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो सत्यापन देखिए, प्रूफ कैसे होता है। तो आपने पढ़ा है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या है? आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध E बराबर mc²। और आप ये जानते हैं तो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है। और फोटोन की ऊर्जा जो है वो कितनी होती है? E बराबर h। ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, दोनों को बराबर कर दो तो h न्यू बराबर mc² और न्यू बराबर होता है c/λ बराबर mc²। ठीक है। एक c से एक c कट जाएगा और लैम्डा बराबर क्या आया? h/m/c। m या द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, तो द्रव्यमान गुणा वेग संवेग होता है, तो ये आ जाएगा h/p। ये डी ब्रॉगली के सिद्धांत का प्रूफ है। ये एक तरह से एडिशनल है क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, ये तो हमने बस आपको एक्स्ट्रा के लिए बता दिया है कि कैसे आता है। रही बात डी ब्रॉगली की तरंग दैर्ध्य निकालने की, तो हमको 6 कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। मात्र 2 लेक्चर और लगेंगे, सैटरडे तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि 6 कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। 6 कण चाहिए हमको, जिसमें से सबसे पहला आपका है, पहले मैं बता रहा हूं आवेशित कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, देखो आवेशित कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है।
तो आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है? आप जानते हैं कि आवेशित कणों के लिए जो मैं पहले आपको गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की बात करूंगा, क्योंकि लैम्डा बराबर h/p होता है और वहीं p की जगह पर रखा जाएगा। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है 12 mv² और संवेग क्या होता है? mv। गतिज ऊर्जा को e से लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2e बराबर mv²। दोनों पक्षों में m से गुणा कर दो, m से गुणा करने 2me बराबर m² और mv इसको अपन लिख सकते हैं 2me बराबर p² और p बराबर आ जाएगा √2me। यानी संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है, हम चाहें तो p की जगह ये रख सकते हैं और ये रखना ही पड़ेगा हमको अगर हमें आवेशित कणों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे हम कैसे करते हैं इसको। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या है बताइए? लैम्डा बराबर h/p और p की जगह रख देंगे h/√2me। ये भी सूत्र है। अब करते हैं इसको हम आगे। पहला पॉइंट है, मैं फिर बता रहा हूं, 6 हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की, अल्फा कण की, न्यूट्रॉन की, गैस कण की। न्यूट्रॉन और गैस कण अनावेशित हैं, लेकिन चार्ज शुरू के आवेशित हैं। तो मैं पहले आपको करा रहा हूं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/√2m और इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट e भी लिख दिया। ऊर्जा जो होती है eV में होती है। वैसे तो E बराबर होता है QV, तो अपन QV रख देते हैं और अब सॉल्व करते हैं। H कितना होता है? जूल इंटू से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.8 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये सारे वैल्यूज यहां रख दीजिए। लैम्डा बराबर h के 6.6 गुणा 10⁻⁻34 √2 9.1 गुणा 10⁻⁻31 क्यू की जगह 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इंटू बी। इसका सॉल्यूशन आता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम में। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सर आपने तो सीधा लिख दिया। देखिए सीधा लिखो चाहे कैसे भी लिखो, ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, क्योंकि अपन का जो क्वेश्चन आएगा ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। जैसे अगर आ गया मान लो 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तो बी की जगह यहां 100 वोल्ट रखोगे, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, 10 का भाग लगा दोगे 1.227 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से आएंगे। मैंने सिर्फ आज आपको एक कराया है, बाकी के 5 कल कराऊंगा। साथ ही हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल और डी ब्रोगली और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस तरह से आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी आपका चैप्टर 2 लेक्चर का हो रहा है, 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आज के वीडियो को कई बार देखिएगा, इससे रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। आज जो हमने पढ़ा है वो डेरिवेटिव पार्ट है ज्यादातर, है ना।
इसलिए इसको ज्यादा अच्छी तरीके से देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।